पदार्थ व पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ क्या है? पदार्थ द्रव्य मैटर होता है। किसी वस्तु के निर्माण में द्रव्य की निश्चित मात्रा पाई जाती है। उस वस्तु में उपस्थित संपूर्ण द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं, को उसका द्रव्यमान या मास कहते हैं। जितना भी मैटर किसी वस्तु के निर्माण में पाया जाता है उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्य क्या है? मैटर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा उसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकें, द्रव्य कहलाता है ना। द्रव्य क्या है? जो हम अनुभव कर सकें और वो कुछ निश्चित स्थान घेरे, और तो वही होता। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, लकड़ी, बाल्टी, घर, तेल, दूध, चीनी, जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं वो सभी द्रव्य होती हैं। अब एक नोट देखिए, हमने लिखा है आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट है। जो ऊर्जा है वो द्रव्य नहीं है, क्योंकि यह ना तो स्थान घेरती है और ना ही इसमें भार होता है। अब देखो द्रव्य कितने प्रकार का है, वर्गीकरण करिए इसका अर्थ के आधार पर और इसका वर्गीकरण। अर्थ में क्या है? जो स्थान घेरे व जिसमें भार हो तथा उसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकें, ये हो गया अर्थ के आधार पर। अब वर्गीकरण इसका जब करेंगे तो क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन में दो अवस्थाएं आएंगी। एक आएगी भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य, और दूसरा है हमारा रासायनिक संगठन के आधार पर। चलिए अब हम इसको भौतिक अवस्था के आधार पर देखते हैं। देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर जो द्रव्य का वर्गीकरण किया गया है 5 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 पे ठोस है, नंबर 2 पे द्रव, नंबर 3 पे गैस। ये सामान्य अवस्थाएं हो गई। और ये नंबर 4 पे प्लाज्मा, और नंबर 5 है हमारा बोस आइंस्टीन स्थिरांक। ये हमारी प्रायोगिक अवस्थाएं हैं। तो भौतिक आधार के आधार पर जो पदार्थ का प्रकार हो गया वो हो गया टोटल 5 प्रकार, जिसमें सामान्य अवस्थाएं 3 हो गई, ठोस, द्रव, गैस, और प्रायोगिक अवस्थाएं 2 हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन स्थिरांक। चलिए रासायनिक संगठन के आधार पर देखते हैं। जो रासायनिक संगठन के आधार पर 2 प्रकार से हो जाएंगे, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में क्या होगा? नंबर 1 तत्व होगा, और फिर उसी तत्व से मिलकर नंबर 2 पे बनेगा यौगिक, है ना, यौगिक। और अशुद्ध में क्या हो जाएगा? मिश्रण आता है, जैसे वायु हो गई, है ना। वायु तो भौतिक अवस्था में आती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी केमिकल होगा सॉल्यूशन विलयन, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी घुली हुई। केमिकल्स जैसे 2-4 केमिकल मिला दो तो हो जाएंगे मिश्रण। अब देखो, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं उस पदार्थ मैटर में उपस्थित अणुओं के बीच की दूरी से निर्धारित होता है। जो भौतिक अवस्थाएं हैं उन अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर निर्धारित की गई हैं, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे कैसे। ठोस में अंतरा आणविक स्थान, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, इसलिए इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। जो ठोस है उसमें जो कण होंगे उसके तो बहुत ही पास पास होते हैं, तो इसीलिए उसमें क्या है कि अंतरा आणविक जो बल होता है बहुत ही अधिक लगता है, जिसके कारण इसका आकार भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होगा,
और आयतन भी। तो ये इस तरीके से ठोस वस्तुएं दिखती हैं। निश्चित, ये हो गया हमारा ठोस। अब देखिए द्रव अवस्था में क्या है। द्रव अवस्था में ठोस की अपेक्षा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है, जिसके कारण इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ठोस से कम प्राप्त होता है, जिसके कारण द्रव का आयतन निश्चित है, परंतु जिस वस्तु में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। देखिए जैसे वाटर हमने लिया, वाटर लिक्विड है, इसमें डाल दिया, इस तरीके का आकार वाला कोई बीकर ले लो तो इसका आकार इस तरीके से हो जाएगा, 1 लीटर इसका आयतन रहेगा। अब हमने बोतल में डाल दिया है ना, बोतल में डालेंगे तो ये इस तरीके से वही 1 लीटर का जो वाटर है वो इस शेप में हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता। अब हम इस तरीके से किसी बाउल में डाल देंगे तो उसका भी आकार 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसका जो आकार है बदल जाएगा। लेकिन जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर का ही रहता है। और गैसों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत होता है, जिसके कारण अणुओं में आकर्षण बल कम रहता है तथा यह जिस भी वस्तु या पात्र में रखी जाती है उसका ही आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात दोनों ही निश्चित होते हैं। सामान्यतः ठोस, द्रव व गैस की अवस्था प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पदार्थ उपस्थित होता है, जबकि प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन स्थिरांक की अवस्था प्रायोगिक अवस्था है, प्रयोगशाला में ही प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा है हमारा, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन स्थिरांक ये हमारे प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, इनको हम प्रयोगशाला में ही प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होगा। ये देखो अंतराणविक दूरी इनके कणों के बीच में बहुत ही कम होती है और अंतराणविक बल अधिक लगता है, ठीक। और द्रव में क्या है, जो ये कण हैं इनके बहुत दूर दूर होंगे, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। तो इसमें आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित है, अंतराणविक दूरी अधिक, अंतराणविक बल ठोसों से बहुत कम लगता है। तो ये हो गया हमारा द्रव, है ना। अब देखेंगे हम गैसीय अवस्था। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएंगे, अंतराणविक दूरी बहुत अधिक हो जाएगी और अंतराणविक बल बहुत कम लगेगा, है ना। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। अब देखो प्लाज्मा के बारे में क्या है। प्लाज्मा की अवस्था प्रायोगिक अवस्था है। सामान्य परिस्थितियों में यह अवस्था उपलब्ध नहीं है। यह ठोस और द्रव की अवस्था है। सूर्य पर भी प्लाज्मा की अवस्था उपलब्ध है, जो कि अत्यधिक ताप पर प्राप्त होती है। देखिए 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें प्लाज्मा की अवस्था प्राप्त होगी, है ना। जैसे जब भी कोई परमाणु बम फूटेगा तो वहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं प्लाज्मा की अवस्था में बदल जाएंगी। अब देखिए लास्ट पॉइंट आज का है, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन स्थिरांक की अवस्था है। यह अवस्था भी प्रायोगिक अवस्था है, अर्थात प्रयोगशाला में प्राप्त की गई है। इस अवस्था को द्रव गैस के बीच की अवस्था मानी जाती है। देखिए ये जो हमारी बोस-आइंस्टीन की अवस्था है, ये द्रव और गैस के बीच की अवस्था
मानी जाती है। तो आज हम इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। इसके आगे का पार्ट 2 आएगा, तब उसमें हम देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।